सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस। आप सभी का नयनश्री क्लासेस में स्वागत है। मैं नयनश्री आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के 1500 प्रश्नों की सीरीज़ लाई हूँ। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, 1500 प्रश्नों की सीरीज़, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सीरीज़ की। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो जो मुख्यमंत्री जी हैं ना, इनकी नियुक्ति को लेकर हमारे मन में डाउट्स बने ही रहते हैं। तो आज इन डाउट्स को आपने क्लियर कर लीजिएगा आप, और मैं इन डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद हमारा है 164(1), कौन सा? 164(1), इसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति को लेकर प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार ये है कि राज्यों के मुख्यमंत्री का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। किसको है? राज्यपाल साहब को है। राज्यों के, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको कि राज्यों के मुख्यमंत्री, किसके? राज्यों के, ठीक, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल साहब को है। जबकि हमारे संविधान का अनुच्छेद जो है 239 का, क्या 239 का कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक, संघ राज्य क्षेत्र जो हैं आपके, संघ राज्य क्षेत्र के भी तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मन में ये डाउट्स बने रहते हैं, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नहीं, आप भ्रम में हैं। राष्ट्रपति जी हमारी नियुक्ति करते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे राज्यपाल साहब करेंगे, ठीक। तो याद रखना है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, वहीं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र जो है हमारे, उनकी नियुक्ति हमारे कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है कि 164 के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका इसमें ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार तो कभी राज्य सरकार, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि पंचायतों का जो चुनाव है वो हमारी राज्य सरकार करवाती है, ठीक है। राज्य सरकार करवाती है, लेकिन जो सारा काम है वो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग हमारे चुनाव को कंडक्ट कराती है। जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है वो हमारे निर्वाचन आयोग से, भारत के निर्वाचन आयोग से बिल्कुल पृथक है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग हमारे पंचायतों के चुनाव करवाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारे राज्य सरकारें हैं, ये हमारी पंचायतों का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें इनका प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों के चुनाव का प्रावधान राज्य सरकार को डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों का चुनाव करवाना होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 ऐसा कहता है। कौन सा? अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार को प्रत्येक 5 वर्ष में करवाना होगा, ठीक है। आप अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि राज्य सरकार को प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, यह संविधान में कहाँ उल्लिखित है? मूल कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा ये चीज़ कहाँ पर उल्लिखित है कि प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकारों को पंचायतों का गठन का प्रावधान करना होगा, ठीक। तो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, डीपीएसपी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आर स्टेट पॉलिसी, ठीक। जब मैं डीपीएसपी कहूँ तो आप समझ जाना कि डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। याद रखना, डीपीएसपी हमारे संविधान के भाग 4 किस में आते हैं? भाग 4, भाग, याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो जो डीपीएसपी है वो हमारे भाग 4 के अंतर्गत और अनुच्छेद 36 से
51 में दिए गए हैं। ठीक, 36 से 51 में दिए गए हैं। ठीक है, अब आप जान लीजिए मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा। जो ये मौलिक अधिकार है हमारे, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिए गए हैं। ठीक, 12 से 35 में। ठीक, बेसिकली 14 से शुरू होते हैं, लेकिन 12-13 भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आपको ये सब चीज़ें याद रखना है कि हमारा मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं, कौन से अनुच्छेद में आते हैं, और कुल कितने मौलिक अधिकार हमें भारतीय संविधान ने प्रोवाइड किए हैं। तो हमें कुल 6 मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं। ठीक, वो सारी चीज़ें आप पॉलिटी सेक्शन में जानेंगे। अभी तो इतना ही जानना है कि हमारे कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं, और हमारे भाग कौन से में आते हैं, 3 में आते हैं। भाग 2 में आपका नागरिकता आता है बेसिकली। ठीक, अब आपका अंतिम रह जाता है मूल कर्तव्य के बारे में। तो मूल कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो हमारे अनुच्छेद 51 का में आते हैं। किसमें? 51 का में आते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वो 11 है। कितनी है? 11 है। ये संख्या कई बार हमारे पूछी जाती है कि हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। इन्हें जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, इनकी संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया, तब हमें मूल कर्तव्य मिली। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आपके याद रखना है कि हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर हमें मूल कर्तव्य मिले हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मूल कर्तव्य के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में और डीपीएसपी के बारे में। तो यहाँ जो प्रश्न था उसका उत्तर 3 सही होगा, क्योंकि हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसमें उसी में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करना होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये कौन सा अनुच्छेद है मैं आपको बता चुकी हूँ। ये अनुच्छेद हमारा 40। ठीक, डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं ना। अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत हमने आपको बताया ना कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं डीपीएसपी में। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो हमारा 40 इसी के बीच में आया ना, 36 के बाद ही आएगा ना, 36, 37, 38, 39 और 40। ठीक, तो अनुच्छेद 40 में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वशासन का ढांचा है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय स्वशासन का ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है कि ग्राम स्तर, फिर आता है हमारा ब्लॉक स्तर, फिर आता है आपका जिला स्तर। ठीक है, तो आपका जो है स्थानीय स्वशासन का ढांचा कुछ इस तरीके से है कि ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर ये नहीं दिया जाएगा तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वशासन का ढांचा निम्नलिखित में से है ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन के अलावा और भी जो आपको नॉलेज मिल रही है, तो अगर आपको नहीं आता है तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक, आपको ही फायदा करेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा। ठीक है, प्रश्न है आपका त्रिस्तरीय ढांचा पंचायती राज में किसने सुझाया था? तो त्रिस्तरीय ढांचा जो है पंचायती राज में किसने सुझाया था? ये आपके ऑप्शन हैं बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, JBK समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो अशोक मेहता साहब थे, अशोक मेहता साहब ने तो न्याय पंचायतों की बात कही थी। इन्होंने कहा था न्याय पंचायतों के गठन की बात किसने की थी? अशोक मेहता जी ने की थी। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या, अशोक मेहता जी ने द्विस्तरीय की बात कही थी। द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात किसने की थी? तो अशोक मेहता जी ने की थी। कब की थी? 1977 में की थी। ठीक, 1977। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अशोक मेहता समिति, वर्ष आपको दे दिया जाएगा सुमेलित करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक मेहता समिति हमारे 1977 की है। ठीक है, और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। लेकिन हमसे प्रश्न तो त्रिस्तरीय का पूछा जा रहा है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात हमारे बलवंत राय मेहता जी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज सिस्टम का वास्तुकार या शिल्पी जो है हमारे बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके गौतम बुद्ध नगर,
इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, तो आप माइंड मत करना कि इलाहाबाद लिखा हुआ है, प्रयागराज चल रहा है आजकल। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को माइंड मत किया करिए, ठीक। इलाहाबाद प्रयागराज ही है, ठीक। वर्तमान नाम प्रयागराज रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला आपका गाजियाबाद है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपसे जो पूछा गया है उस प्रश्न को ध्यान से सुनना है आपको। नगरीय आबादी की बात कह रहा है, नगरीय आबादी, ठीक। तो वो कहाँ पर है? गाजियाबाद में, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर। अब आपसे ग्रामीण आबादी की बात की जा रही है, तो ग्रामीण आबादी आपकी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, ठीक। इन सब चीज़ों को याद रखना, ठीक। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच या महोबा। तो आपको बताना है कि हमारा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला यूपी में कौन सा है। तो आपको बता दें कि हमारा श्रीवस्ती जो है वो यूपी में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक SC वाला जिला कौन सा है, यानी कि शेड्यूल कास्ट वाला। तो आपको ऑप्शन है सोनभद्र, खीरी, सीतापुर या आगरा। तो सबसे ज़्यादा SC वाला हमारा जिला है सीतापुर। क्या है? सीतापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो सीतापुर है वो सर्वाधिक SC वाला जिला है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम SC वाला जिला कौन सा है? खीरी, सोनभद्र, बागपत या फिर आगरा। तो आपका सबसे कम SC वाला जिला हमारा बागपत है। क्या है? बागपत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या 65 वर्ष। तो आपको बता दें जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान, क्या औसत जीवन काल का अनुमान ही क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा कहलाता है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है, ठीक। औसत जीवन काल, ठीक है। जीवन प्रत्याशा क्या कहलाता है? एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा है 60 वर्ष, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये वाला प्रश्न तो मैं कई बार करा चुकी हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आप फिर से पढ़ लीजिए। दिक्कत हो रही है पढ़ने में? नहीं हो रही होगी ना होनी भी नहीं चाहिए। नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक नौकरी हाथ लगती है हम लोगों की। मेहनत करते करते हम लोग 28 साल के, 30 साल के हो जाते हैं। लड़कियां तो बेचारी नौकरी ही नहीं कर पाती, उससे पहले ही घर वाले शादी करा देते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसको पढ़ लेते हैं, ये सब तो चलता रहता है। ऑप्शन हैं आपके 1 नवंबर 1950, 2 नवंबर 1950, 9 नवंबर 2009 या 9 नवंबर 2002। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1950 को मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर 1950 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर 1950 को मनाया गया, ठीक। अभी हम लोग 1 नवंबर 1900 मतलब हर वर्ष 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश विभाजन दिवस कब मनाया गया। तो उत्तर प्रदेश हमारा जो विभाजन दिवस है 9 नवंबर 2000 को, ठीक। 9 नवंबर 2000, ठीक। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश विभाजन दिवस मनाया जाता है, ठीक। क्योंकि उत्तर प्रदेश विभाजन जो है हमारा 9 नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तराखंड का गठन हुआ था, ठीक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को विभाजित करके कौन सा नया राज्य बनाया गया। तो कौन सा नया राज्य बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा राज्य बनाया गया था, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन हैं आपके इलाहाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर या बागपत। तो आपको बता दें कि सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला आपका इलाहाबाद है, या प्रयागराज जिसे आप कहते हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक।
प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं। उसमें आपका साक्षर जनसंख्या पूछा गया था, यहाँ पर प्रतिशतता पूछा जा रहा है। क्या प्रतिशतता पूछा जा रहा है कि प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा साक्षर वाला हमारा जिला यूपी में कौन सा है। प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या बागपत। तो आपको बता दें कि हमारा अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर साक्षर है तो वो हमारी गौतम बुद्ध नगर या जीबी नगर जिसे कहते हैं उधर की है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। ठीक है, राज की भाषा नहीं है ये, राजभाषा। ठीक, राजभाषा है। ऑप्शन से आपके अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत या हिंदी। अब आपको सोचना पड़ रहा होगा ना द्वितीय राजभाषा कौन सी होगी, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, उर्दू है। कौन सी है, उर्दू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, याद रखना है इन सब छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक, हमसे प्रथम राजभाषा अब नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम लोग को पता है कि हिंदी हमारी प्रथम राजभाषा होगी। द्वितीय राजभाषा पूछी जा सकती है आपसे, क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो एग्जाम में प्रश्न भी तो ऐसे ही पूछे जाते हैं ना, जो हमको पता नहीं रहते हैं, तो उनको आपको जानना है। जो नहीं आता है उसको नोट करना है आपको। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा स्वीकार किया गया 1999, 1990, 1989 या 2000। तो आपको बता दें कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा 1989 में स्वीकार किया गया था। कब, 1989 को। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। ऑप्शन है आपके 75, 18, 13 या 31। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं, तो 18 मंडल हैं। कुल जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं। ये तो यूपी के जिले हैं। ठीक, वहीं पर 31 क्या है आपकी, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें। क्या है, राज्यसभा सीटें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 13 ऑप्शन बचा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 13 जो है हमारा उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या है। क्या है, 13 है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल हैं। 7, 8, 9, 10। तो जो हमारा राज्य की राजधानी क्षेत्र है, यानी कि जिसे हम लोग NCR कहते हैं। क्या कहते हैं, NCR। जो हमारा NCR है, NCR क्षेत्र में कुल 7 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे NCR क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं, तो 7 जिले हमारे ऐसे हैं, 7 जिले जिसे कहते हैं हमारे शामिल किए गए हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान किस जिले का है। ऑप्शन है आपके खीरी, सोनभद्र, हरदोई या शामली। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान पूछा जा रहा है। प्रथम नंबर पर तो आपको पता है कि फर्स्ट पर हमारा सोनभद्र आता है। ठीक, सोनभद्र, सॉरी खीरी आता है। क्या आता है, खीरी। ठीक है, खीरी आता है, माफ़ कीजिएगा ऐसी सिली मिस्टेक्स के लिए। खीरी आपका फर्स्ट नंबर पर आता है, ये तो आपको पता है। ठीक, सोनभद्र हमारा द्वितीय नंबर पर आता है। ठीक है, सोनभद्र। थर्ड नंबर पर आपका आता है हरदोई। ठीक, हरदोई। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि द्वितीय स्थान पर हमारा सोनभद्र आता है। क्या आता है, सोनभद्र आता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्नों को जरूर आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग किस भूभाग का हिस्सा है। ऑप्शन है आपके गोंडवाना लैंड, मालवा पठार का, छत्तीसगढ़ पठार का, दंडकारण्य पठार का। तो उत्तर प्रदेश जो है प्राचीनतम भूभाग है गोंडवाना लैंड का। ठीक, किसका, गोंडवाना लैंड का। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले जुरासिक टाइम पर एक पूरा भूभाग था। ठीक, क्या नाम था उसका, उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। ये इस तरीके से लिखा जाता है, पेंजिया था। फिर समय के साथ हुआ ये कि जब पेंजिया विभाजित हुआ तो उसका जो उत्तरी भाग था पेंजिया का, उत्तरी भाग मतलब ऊपर वाला भाग जो था, ऊपर वाला भाग जो था उसको अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया, अंगारा लैंड। वहीं जो दक्षिण वाला भाग था, दक्षिण वाला पोर्शन, उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या, गोंडवाना लैंड। ठीक, आप लोग सोचते होंगे एक बार कि
जैसे प्रश्न आता है तो ये कभी ज्योग्राफी का बता देती हैं, कभी पॉलिटी का सेक्शन बता देती हैं। तो आपको प्रश्न के उत्तर पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये भी तो क्लियर करना है ना। गोंडवाना लैंड तो आपने पढ़ लिया कि हमारा यूपी का प्राचीनतम भाग जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन ये गोंडवाना लैंड है क्या, मन में आना चाहिए आपके। तो उसी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना ये सब कि गोंडवाना लैंड क्या है, जानना तो एटलीस्ट इम्पोर्टेंट बनता ही है। और ऐसा तो है नहीं है कि आपके सुपर टेट में आपका भूगोल वाला सेक्शन आना नहीं है, आना है, भूगोल वाला सेक्शन भी आना है, पॉलिटी वाला सेक्शन भी आना है आपका, ठीक। या फिर अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं बनता जिसमें आपका जीएस नहीं आ रहा हो और उसमें भूगोल ना आए, ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा कीजिए आप लोग, ठीक। पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या ही बुराई है हम लोग को, ठीक। तो आप मुझे कहाँ पर थी मैं बता रही थी आपको कि पेंजिया जो था, पेंजिया का जो उत्तरी भाग था उसको अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। वहीं जो दक्षिणी वाला भाग था उसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है कि गोंडवाना लैंड दक्षिणी वाले भाग को कहा गया, किसके? पेंजिया के दक्षिणी वाले भाग को। तो जो अंगारा लैंड थी यानी कि उत्तरी भाग था, उसमें बेसिकली कौन कौन से हमारे महाद्वीप आए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यूरेशिया आया, यूरेशिया का मतलब है यूरो प्लस एशिया, ठीक। तो यूरेशिया आया आपका उत्तरी अमेरिका, ये सारे हमारे अंगारा लैंड में आ गए, ठीक। वहीं हमारे गोंडवाना लैंड में क्या क्या आया? गोंडवाना लैंड में आया आपका दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आपका प्यारा भारत जो है गोंडवाना लैंड में आया। अब जब भारत ही गोंडवाना लैंड में आ गया तो उत्तर प्रदेश तो गोंडवाना लैंड में आएगा ही, क्योंकि हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश भारत का ही एक स्टेट है, ठीक। तो यहाँ पर आप गोंडवाना लैंड के बारे में अच्छे से समझ गए कि गोंडवाना लैंड क्या है? पेंजिया का दक्षिणी भूभाग, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मालवा का पठार जान लीजिए। मालवा जो पठार है हमारा कहाँ पर है? मालवा पठार जो है आपका वो हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान दो जगह पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से मैं लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपका आता है मालवा पठार। लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपसे पूछा जाता है कि मालवा पठार कहाँ पर स्थित है, ठीक। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारा मालवा पठार है, ठीक है। साथ ही साथ आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि मालवा पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको बता दें कि मालवा पठार से आपकी चंबल नदी निकलती है। कौन सी? चंबल नदी, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला आपका आता है छत्तीसगढ़ पठार के बारे में। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ पठार, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है 36, तो ये छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आप समझ जाया करिए, ठीक। इस तरीके से आप भी कोड अपने लिखना सीखिए। बार बार एक ही नाम रिपीट नहीं करना चाहिए, आपको अपने कोड छोटे छोटे बना लेने चाहिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, सुटेबल हो। तो मैंने ऐसे छत्तीसगढ़ को इस तरीके से कोड कर लिया था, ठीक। तो जो छत्तीसगढ़ पठार है वो हमारा छत्तीसगढ़ में आता है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो वो है महानदी। कौन सी? महानदी। छत्तीसगढ़ पठार से हमारी महानदी निकलती है, ठीक है। अब आपका लास्ट आता है दंडकारण्य पठार। तो दंडकारण्य पठार के बारे में बता दूं कि जो दंडकारण्य पठार है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका छत्तीसगढ़ में है। अब आप समझ चुके हो कि ये मैंने क्या लिखा है, ये छत्तीसगढ़ लिखा है, ठीक है। और कहाँ आता है आपका? उड़ीसा, ठीक। इसकी लोकेशन तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दंडकारण्य पठार के बारे में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ठीक। इतने स्टेट्स में हमारा ये दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। साथ ही साथ इससे जो रिवर निकलती है वो कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? इंद्रावती। यस, इंद्रावती जो नदी है वो हमारी छत्तीसगढ़ पठार दंडकारण्य पठार से निकलती है, सॉरी, ठीक। इंद्रावती नदी हमारी कौन सी पठार से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है? पंच का, सरपंच का, प्रधान जी का, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको बता दें कि प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जिनको हम सीधे सीधे से वोट देने जाते हैं। जैसे प्रधान जब चुनाव होता है गांव में प्रधानी का, तो आप लोग वोट देने जाते हैं। अब पंच और सरपंच तो पहले होते थे, अब नहीं होते, तो पंच और सरपंच के लिए भी हम लोग प्रत्यक्ष
वोट करते थे, वोट कास्ट करते थे, जैसे हम लोग जाते थे और अपना वोट देते थे। ठीक, अप्रत्यक्ष वो होता है कि हमने वोट दे दिया, ठीक, अब जिनको हमने वोट दिया है उनमें जो जीतेगा वो हमारा किसी और को अपने ऊपर चूज करेगा। ठीक, जैसे नगर पालिका का जो सदस्य है, नगर पालिका के सदस्य जो है उनको हम लोग वोट देते हैं। ठीक, लेकिन जो आपका मेयर होता है, जो महापौर जिसे कहते हैं, ठीक, तो जो मेयर होता है यानी कि नगर पालिका अध्यक्ष होता है, आप नगर पालिका अध्यक्ष को वोट नहीं देते हैं। ठीक, आप नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनको वोट देते हैं। फिर वो सदस्य मिलकर के जो हमारे जीते होते हैं, वो जीत जो जाते हैं, वो सदस्य मिलकर के हमारे मेयर को चूज करते हैं। ठीक, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। मेयर जो होता है, मेयर का चुनाव या महापौर जिसे कहते हैं, या आप जिसे नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, उसका चुनाव जो है आपका अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आप अंतर समझ गए होंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, गाजियाबाद या इलाहाबाद। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला आपका जिला है, कौन सा है? आपका गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपका है कानपुर। ठीक है, तो आज की सीरीज़ यहीं तक थी। आई होप आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियोज़ देखने के लिए।